हेलो फ्रेंड्स, बी फिफ्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी पेपर 2 बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का आज हम लोग देखने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर संवेदन तकनीकी का अर्थ, प्रक्रम तथा अवयव बताइए। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग। सुदूर संवेदन तकनीकी द्वारा पृथ्वी के धरातल से सूचनाओं को एकत्र करने के लिए धरातलीय पदार्थों के तत्वों एवं स्वभाव को आधार बनाया जाता है। सुदूर संवेदन तकनीक द्वारा पृथ्वी के धरातल से सूचनाओं को अर्थात इंफॉर्मेशन को एकत्र करने के लिए धरातलीय पदार्थों के तत्वों एवं स्वभाव को आधार बनाया जाता है। सुदूर संवेदन के चित्रों की व्याख्या करने के लिए 8 महत्वपूर्ण तत्वों का प्रयोग किया जाता है। ये इस प्रकार से है: आकार, आकृति, छाया, रंग, सामंजस्य, टोन, रंग गठन, प्रारूप और साहचर्य, संबंध या संदर्भ। आगे देखेंगे प्रक्रम एवं अवयव। प्रक्रम एवं अवयव, प्रोसेस एंड एलिमेंट्स। भू संसाधनों के विद्युत चुंबकीय दूर संवेदन में की जाने वाली सामान्य प्रक्रियाओं एवं उनके प्रमुख घटक तत्व अग्रांकित चित्रों में प्रदर्शित है। इस चित्र के आधार पर सुदूर संवेदन की प्रक्रियाओं को 2 वर्गों में रखकर इसका विश्लेषण किया जाता है। पहला है आंकड़ों का अर्जन, दूसरा है आंकड़ों का विश्लेषण। इन दोनों प्रक्रियाओं की विस्तृत चर्चा निम्नवत है। सबसे पहले देखेंगे आंकड़ों का अर्जन। इसमें क्या दिया हुआ है? आंकड़ों के अर्जन का अर्थ उन तत्वों एवं विधियों से है जिनके प्रयोग से हम किसी भू संसाधन, वस्तु अथवा यंत्र के संबंध में सूचनाएं एकत्र करते हैं। दूर संवेदन में ये हमें सूचनाएं 2 रूपों में प्राप्त होती है। पहला है चित्रीय, दूसरा है अंकीय प्रतिबिंब। सबसे पहले देखेंगे चित्रीय। फोटोग्राफिक प्रतिबिंबों को फोटोग्राफ विद्युत चुंबकीय स्पेक्टर दृश्य यंत्र में अर्थात 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर में ही प्राप्त किया जाता है। 4 भिन्न प्रकार के इमल्सन वाली फिल्म फोटोग्राफ में प्रयोग की जाती है। ये श्याम श्वेत, रंगीन श्याम श्वेत, अवरक्त तथा रंगीन अवरक्त होती है। प्रायः हवाई फोटोग्राफी के अंतर्गत श्वेत तथा श्याम फिल्मों का उपयोग किया जाता है। बिना सूचना अंश तथा विपर्याय खोए हुए फोटो चित्रों को बृहत भी किया जा सकता है। अगला है अंकीय प्रतिबिंब, डिजिटल इमेज। ये अलग अलग तत्वों के मेल से बनते हैं जिन्हें पिक्सल कहते हैं। अंकीय प्रतिबिंब ये अलग अलग तत्वों के मेल से बनते हैं जिन्हें पिक्सल कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रत्येक पिक्सल का एक अंकीय मान होता है जो धरातल के द्विविमीय बिंब को इंगित करता है। अंकीय मानों को अंकीय नंबर DN अर्थात डिजिटल नंबर कहते हैं। डिजिटल नंबर एक पिक्सल के विकिरण मान का औसत होता है। ये मान संवेदक द्वारा प्राप्त विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर आधारित है। इसकी गहनता का स्तर इसके प्रास अर्थात रेंज को व्यक्त करता है। किसी भी डिजिटल इमेज में वस्तुओं से संबंधित विवरण पिक्सल के आधार से प्रभावित होते हैं। छोटे आकार के पिक्सल दृश्य को स्पष्ट करता है। डिजिटल बिंब में एक सीमा से अधिक विवर्धन से सूचनाओं का ह्रास होता है और केवल पिक्सल ही दिखाई देता है। अंकीय बिंब प्रक्रमण एल्गोरिथम के उपयोग से डिजिटल नंबर जिन ऊर्जा की तीव्रता मानों को निरूपित करते हैं उन्हें दर्शाया जाता है। दत्त अर्जन की प्रक्रिया को छूट तत्वों अथवा उत्तरोत्तर अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ये उत्तरोत्तर अवस्थाएं 6 होती हैं। प्रथम उत्तरोत्तर अवस्था, द्वितीय उत्तरोत्तर अवस्था, तृतीय उत्तरोत्तर अवस्था, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, इस तरह से 6 है। तो देखिए, सबसे पहले है प्रथम उत्तरोत्तर अवस्था। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के किसी स्रोत की प्राप्ति होना दूर संवेदन की प्रथम जरूरत है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की किसी स्रोत की प्राप्ति होना दूर संवेदन की प्रथम जरूरत है, क्योंकि इसके अभाव में यह संभव नहीं है। ये ऊर्जा में ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य इस ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है तथा विद्युत बल्ब के प्रकाश को इसका कृत्रिम स्रोत कहा जाता है। सूर्य प्रकाश में की जाने वाली फोटोग्राफी निष्क्रिय फोटोग्राफी तथा विद्युत बल्ब के प्रकाश में की जाने वाली फोटोग्राफी सक्रिय फोटोग्राफी कहलाता है। तो सूर्य के प्रकाश में फोटोग्राफी की जाती है उसे निष्क्रिय फोटोग्राफी कहा जाता है, और जो विद्युत बल्ब के प्रकाश में फोटोग्राफी की जाती है उसे सक्रिय फोटोग्राफी कहा जाता है। दूसरा द्वितीय उत्तरोत्तर अवस्था। इसमें क्या दिया हुआ है? सूर्य के विकिरण विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरण करती है।
इन तरंगों को धरातल पर पहुंचने से पूर्व पृथ्वी के वायुमंडल को पार करना पड़ता है। वायुमंडल में विद्यमान जल, वाष्प, गैसें तथा धूल कणों के कारण धरातल पर आने वाली ऊर्जा की मात्रा व विवरण में अंतर उत्पन्न हो जाता है। अगला है तृतीय उत्तरोत्तर अवस्था। पृथ्वी पर पहुंचने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा धरातल के पदार्थों से अन्योन्य क्रिया करती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि धरातल के किन्हीं दो पदार्थों या वस्तुओं की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से अन्योन्य क्रिया समान नहीं होती। इसी असमानता के कारणवश हम उन वस्तुओं या पदार्थों में भेद स्थापित करके उन्हें अलग अलग देख पाते हैं। अगला है चतुर्थ उत्तरोत्तर अवस्था। धरातल अथवा आपतित ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया से विद्युत चुंबकीय आवेग उत्पन्न होते हैं। इन आवेगों को किसी संवेदक तक पहुंचाने के लिए परावर्तित अथवा उत्सर्जित प्रकाश के रूप में वायुमंडल में पुनः संचरण करना पड़ता है। अगला है पंचम उत्तरोत्तर अवस्था। पंचम उत्तरोत्तर अवस्था धरातल से आने वाले विद्युत चुंबकीय आवेगों को ग्रहण करने के लिए दूर संवेदन में दो प्रकार के स्थान या प्लेटफॉर्म का चुनाव होता है। पहला है वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म जैसे गैस के गुब्बारे या वायुयान। दूसरा है अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म जैसे अंतरिक्ष यान या कृत्रिम उपग्रह, रॉकेट आदि। इस प्लेटफॉर्म में आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कैमरे और संवेदक तंत्र, सेंसिंग सिस्टम लगे होते हैं। लास्ट है षष्ठ उत्तरोत्तर अवस्था। यद्यपि कैमरा भी एक संवेदक है, परंतु इससे धरातल या दृश्य क्षेत्र का सीधा फोटो चित्र प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अन्य प्रकार के संवेदक धरातल से परावर्तित विद्युत आवेग को अंकों के रूप में आलेखित करते हैं। अंकों के रूप में भेजे गए दत्त उत्पाद को भू आधारित दत्त प्राप्ति केंद्रों के साथ साथ कंप्यूटर अनुकूल टेप पर रिकॉर्ड करते हैं। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी सूर्य से विकिरण ऊर्जा प्राप्त करती है। सूर्य से पृथ्वी की ओर कुल विकिरण ऊर्जा को 100 इकाई या प्रतिशत माना जाता है। सूर्य से पृथ्वी की ओर कुल विकिरण ऊर्जा 100 इकाई या प्रतिशत माना जाता है, जिसका 1/2 अरबवां भाग ही पृथ्वी को प्राप्त हो जाता है। वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन तथा प्रत्यावर्तन के कारण सौर ऊर्जा का कुछ भाग शून्य में वापस लौट जाता है। लघु तरंग परवेशी सौर विकिरण सौर विकिरण का 35% भाग प्रकीर्णन तथा प्रत्यावर्तन के माध्यम से शून्य में वापस चला जाता है। 27% बादलों द्वारा, प्लस 20% धरातल पर प्रत्यावर्तित, प्लस 6% वायुमंडल द्वारा प्रकीर्ण और 51% भाग भूतल द्वारा अवशोषित किया जाता है। 17% विसरित दिवा प्रकाश, प्लस 34% प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में तथा 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। रिमोट सेंसिंग प्रोसेस इस तरह से मैप में दिखाया गया है चित्र में। आगे देखेंगे 23% ऊर्जा धरातल के पार्थिव विकिरण द्वारा वायुमंडल में प्रत्यक्ष गमन हो जाता है। 9% ऊर्जा संवहन तथा विक्षोभ के रूप में खर्च होती है तथा 19% वाष्पीकरण के माध्यम से खर्च हो जाती है। इस तरह भूतल पर सौदिक विकिरण द्वारा जो 51% ऊर्जा प्राप्त होती है वो पृथ्वी के विकिरण, संवहन तथा परिचालन के माध्यम से वायुमंडल में वापस चली जाती है। वायुमंडल सौदिक विकिरण से अवशोषित द्वारा 14% ऊर्जा तथा पृथ्वी से होने वाले विकिरण से 34% अर्थात कुल 48% ऊर्जा प्राप्त करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिमोट सेंसिंग ऑफ अर्थ रिसोर्सेज इस तरह से बना हुआ है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सुदूर संवेदन के माध्यम से स्थानिक आंकड़ों का सटीक संग्रहण बताइए। आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुदूर संवेदन के माध्यम से स्थानिक आंकड़ों का विश्लेषण, सटीक संग्रहण। ध्यान दीजिएगा, सुदूर संवेदन अर्थात रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन को ही रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। सुदूर संवेदन किसी वस्तु, जगह या किसी घटना के संपर्क में आए बिना ही संपूर्ण जानकारी आंकड़े प्राप्त करता है। आंकड़े प्राप्त करना। सुदूर संवेदन ग्राउंड स्टेशन, रिमोट सेंसिंग ग्राउंड स्टेशन, विमान जैसे हेलीकॉप्टर, गुब्बारे व ड्रोन भी सम्मिलित है अथवा उपग्रह द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में सामान्यतः उपग्रह की मदद से तस्वीरों, आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है, जिसके उपयोग से वस्तु या घटना की जानकारी प्राप्त की जाती है। कार्यप्रणाली के आधार पर सुदूर संवेदी उपग्रहों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला सक्रिय सुदूर संवेदन उपग्रह और दूसरा है निष्क्रिय सुदूर संवेदन उपग्रह। पहले देखेंगे सक्रिय सुदूर संवेदन उपग्रह। ये संवेदी उपग्रह स्वयं की विद्युत चुंबकीय तरंगों
तरंगे उत्पन्न कर पृथ्वी के धरातल पर प्रेषित करते हैं और धरातल से परावर्तित तरंगों को रिकॉर्ड कर विश्लेषण करते हैं। दूसरा, निष्क्रिय सुदूर संवेदक उपग्रह। इस प्रकार के संवेदी उपग्रह सूर्य के प्रकाश से परावर्तित विकिरणों को रिकॉर्ड कर धरातलीय जानकारी एकत्र करते हैं। इस तरह से चित्र बनाया गया है। चित्र है रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन की क्रिया प्रणाली का चित्र इस तरह से दिया हुआ है। रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन की क्रिया प्रणाली का चित्र ए ऊर्जा स्रोत, बी विकिरणों का वातावरण से संचरण, सी विकिरणों की धरातल से पारस्परिक संपर्क, डी धरातल से पारस्परिक संपर्क के पश्चात परावर्तन, ई उपग्रह द्वारा प्राप्त परावर्तित विकिरणों की रिकॉर्डिंग, एफ उपग्रह द्वारा रिकॉर्ड आंकड़ों का धरातलीय स्टेशन पर प्रक्षेपण, जी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं निर्वचन, एच आंकड़ों का विश्लेषण पश्चात एप्लीकेशन। इस तरह से जो आकृतियाँ दी गई हैं ये है रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन की। ये जो बताया गया है ये आकृति यहाँ पे बताई गई है। ये आकृति ऊर्जा स्रोत क्या बताया गया, ऊर्जा स्रोत। रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन की क्रिया प्रणाली का चित्र ए जो है ये ऊर्जा स्रोत है। बी आकृति कहाँ पे, जो बी है विकिरणों का वातावरण से संचरण, सी यहाँ पे है, सी विकिरणों की धरातल से पारस्परिक संबंध देख रहे होंगे, धरातल से पारस्परिक संबंध में है, और डी है धरातल से पारस्परिक संपर्क के पश्चात परावर्तन। ये धरातल है, धरातल से उसके बाद इसका परावर्तन हो गया। ये उपग्रह द्वारा प्राप्त परावर्तन, उपग्रह द्वारा प्राप्त परावर्तन ये ई है। उसके बाद आगे देखेंगे परावर्तन विकिरणों का रिकॉर्डिंग, एफ है उपग्रह द्वारा रिकॉर्ड आंकड़ों का धरातलीय स्टेशन पर प्रक्षेपण, ये एफ है। उसके बाद जी आंकड़ों प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं निर्वचन, ये है जी। एच है आंकड़ों का विश्लेषण पश्चात एप्लीकेशन, ये है एच। एच कहाँ पे है, ये है एप्लीकेशन, आंकड़ों का प्राप्त विश्लेषण का एप्लीकेशन। उपरोक्त प्रदर्शित क्रिया प्रणाली के चित्र फर्स्ट से ज्ञात होता है कि रिमोट सेंसिंग मुख्यतः 8 चरणों के फलस्वरूप उपयोगी सिद्ध होता है। स्पष्ट है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, जिस पर सभी जीव जंतु निर्भर रहते हैं। सूर्य से ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में पृथ्वी पर आपतित होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें दृश्यमान तथा अदृश्यमान दोनों ही प्रकार की होती हैं। उपग्रह द्वारा इन्हीं विकिरणों का उपयोग मुख्य रूप से वस्तुओं को चिन्हित करने में किया जाता है। अतः चरण ए ऊर्जा स्रोत रिमोट सेंसिंग में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चरण बी में सूर्य से पृथ्वी पर विकिरणों के आपतन के समय पृथ्वी के वातावरण से संचरण एवं घर्षण होता है। सी है चरण सी में पृथ्वी पर मौजूद वस्तुओं से इनका संपर्क होता है। चरण डी में विकिरणों के धरातल से संपर्क के पश्चात परावर्तन होता है। आपतन के पश्चात वातावरण में उपस्थिति विभिन्न आकार के धूल कणों एवं बादलों से इनका परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना होती है, जो कि आसमान के नीले रंग, बादलों के सफेद सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय लाल छठा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसे विकिरण जो सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं उनका विभिन्न वस्तुओं जैसे कि जलाशय, मृदा, वनस्पति, अचल संपत्तियों आदि से परस्पर क्रिया होती है, जिसके दौरान विकिरण के दृश्यमान सीमा के स्पेक्ट्रम का कुछ भाग वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ परावर्तित हो जाता है। ये परावर्तित विकिरण पुनः वातावरण में मौजूद कणों से होते हुए उपग्रहों पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और इस चरण सी विकिरणों का धरातल से परस्पर संपर्क। चरण डी विकिरणों के धरातल से संपर्क के पश्चात परावर्तन। और चरण ई उपग्रह द्वारा प्राप्त परावर्तित विकिरणों की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उपग्रहीय तस्वीरों में विभिन्न वस्तुओं का अलग अलग रंग होना दृश्यमान सीमा और रक्त सीमा के किसी भी स्पेक्ट्रम के परावर्तन की क्रिया के द्वारा होता है। चरण ई में पृथ्वी द्वारा परावर्तित की गई विभिन्न विकिरणों का उपग्रह द्वारा रिकॉर्डिंग करने के पश्चात चरण एफ में जानकारी के आंकड़ों को पृथ्वी पर उपस्थित धरातलीय स्टेशन पर प्रेषित कर दिया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO द्वारा प्रेषित किए गए उपग्रहों से प्राप्त जानकारी के आंकड़े को नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC सादनगर हैदराबाद स्थित धरातलीय स्टेशन
पर रिसीव करते हैं। उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों में कई प्रकार की त्रुटियां रहती हैं, जैसे कि तस्वीरों के कुछ हिस्सों का पूर्ण रूप से काला हो जाना, वस्तुओं का अतिरंजन या अभिरंजन होना, तस्वीरों की प्रकाशीय गुणवत्ता में कमी होना इत्यादि। इन त्रुटियों को दूर करके अंत में तस्वीरों को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित कर लिया जाता है। इस प्रकार चरण जी की प्रक्रिया पूरी की जाती है। संपत्ति कर प्रबंधन में वस्तु विशेष जैसे कि बहुमंजिला इमारत के अतिरंजन की त्रुटि को सही करना विशेष महत्व रखता है। बहुमंजिला भवनों के अतिरंजित होने से भवन की ऊंचाई का सही मापन नहीं हो पाता है। ऐसे भवन जो कि उपग्रह में मौजूद सेंसर के ठीक नीचे होते हैं उसमें अतिरंजन नहीं होता है, जबकि सेंसर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है भवनों की अतिरंजन त्रुटि बढ़ती जाती है। रोजाना सभी लोग समानता कैमरे से फोटो खींचते हैं, उसमें भी अतिरंजन की त्रुटि होती है। जो वस्तु कैमरे के पास होती है वो बड़ी दिखाई देती है और जो दूर होती है वो छोटी दिखाई देती है। इसी प्रकार यदि किसी भवन का फोटो लेते हैं तो यदि हम उसके विभिन्न आयाम अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को स्केल से नापे तो उस अनुपात में नहीं होगी जो कि वास्तव में है। इसी प्रकार उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में यह त्रुटियां होती हैं, जैसा कि चित्र संख्या 2A में प्रदर्शित है। अतिरंजित वस्तुओं की त्रुटि को दूर करके आर्थो फोटो का निर्माण किया जाता है। आर्थो फोटो ऐसा उपग्रह अथवा विमान से लिया गया फोटो चित्र संख्या 12 है जिसे ज्यामितीय रूप से ठीक किया जा चुका है ताकि इस फोटो में दिखाई गई वस्तुएं एक समान स्केल पर प्रदर्शित हो और इस फोटो को उसी प्रकार प्रयोग में लाया जा सके जैसे एक तकनीकी चित्रण नक्शे अथवा मानचित्र को प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार त्रुटि रहित आंकड़ों का प्रयोग करके विभिन्न शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सही ज्यामितीय स्वरूप में चिन्हित करके अंत में GIS तकनीक के माध्यम से डेटाबेस प्रबंधन का कार्य किया जाता है और इस प्रकार चरण जी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं अतिरंजित भवनों का नमूना चित्र इस प्रकार से आपको दिखाया गया चित्र 2 में, और ये है चित्र 5 बा त्रुटि रहित आर्थो फोटो। इस तरह से काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पे बताया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है रिमोट सेंसिंग का संक्षिप्त इतिहास। क्या आप लोगों का अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। रिमोट सेंसिंग का संक्षिप्त इतिहास। बर्निस्ट जी दुखायान उर्फ रादर ने 1858 में अपने गुब्बारे से पेरिस की तस्वीरें बनाई। मैसेंजर कबूतर, पतंग, रॉकेट और मानव रहित गुब्बारे शुरुआती वर्षों में किसी क्षेत्र की ऊंचाई से तस्वीरें लेने हेतु उपयोग किए जाते थे। प्रथम विश्व युद्ध में होने वाली सैन्य निगरानी और पुनर्जागरण उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित हवाई फोटोग्राफी विकसित की गई। 20 शताब्दी के उत्तरार्ध में कृत्रिम उपग्रह के विकास ने शीत युद्ध के अंत तक वैश्विक स्तर पर प्रगति की। लैंडसेट निबंस जैसे पृथ्वी निरीक्षण एवं मौसम उपग्रह और रडार सेट जैसे मिशनों ने नागरिक अनुसंधान और सैन्य उद्देश्यों के लिए आंकड़ों को एकत्रित करके वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। पिछले 3 दशकों में रिमोट सेंसिंग तकनीक में अत्यंत विकास हुआ है। भारत सहित यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रूस, चीन, जापान आदि इन प्रमुख देशों में शामिल है। उन्होंने इस तकनीक के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत के पास स्वयं का प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहां से दूसरे देशों के उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान गठन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ने चंद्रयान 3 अभियानों का सफलतापूर्वक संचालन किया। भारत में सुदूर संवेदन देखेंगे। भारत में सुदूर संवेदी कार्यक्रमों का शुभारंभ 70 के दशक में 2 अनुप्रयोगों सुदूर संवेदी उपग्रहों भास्कर 1 एवं भास्कर 2 के सफल प्रक्षेपणों के साथ हुआ। इन उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के उपरांत भारत ने कृषि, जल संसाधन, वानिकी और पारिस्थितिकी, भू विज्ञान, जल, सड़क, नगरीय संरचना एवं विकास, समुद्री पारिस्थितिकी और तटीय प्रबंधन के क्षेत्रों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए स्वदेशी भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS कार्यक्रम के विकास प्रारंभ किया। इस उद्देश्य के लिए भारत ने राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम NNRMS को स्थापित किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ने भारत के सुदूर संवेदन कार्यक्रम को वर्ष 1988 में भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह सीरीज IAIRS
IA-1 फर्स्ट ए के प्रक्षेपण के साथ आरंभ किया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 1991 में IRS-IB तथा 1994 में IRS-ID उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। इसके बाद के संस्करणों के नाम जैसे ओशियन सेट, कार्टोसेट, रिसोर्स सेट आदि इनके उपयोग के क्षेत्र के आधार पर रखे गए। वर्तमान में भारतीय उपग्रहों द्वारा 1.0 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक के आकार की वस्तुओं का विभेद किया जा सकता है। उपग्रहों की इन वस्तुओं में विभेद क्षमता को स्पेशियल रिजोल्यूशन कहा जाता है। उपग्रहों से प्राप्त विभिन्न भेदन क्षमता वाली तस्वीरें इस प्रकार से 1 मीटर पर इस तरह दिखेंगी, 2 मीटर पर, 5 मीटर पर, 10 मीटर पर इस तरह से दिखेगी। रिमोट सेंसिंग उपग्रह के विभिन्न भेदन क्षमता वाली तस्वीरें, इसको जब विस्तृत किया जाएगा तो किस तरह से ये दिख रही हैं। इसको संकलन चित्र में प्रदर्शित है। भारतीय सुदूर संवेदन कार्यक्रम के सफल संचालन के 30 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। भारत का सुदूर संवेदन कार्यक्रम दिन प्रतिदिन नए नए आयामों को छू रहा है। अगले देखेंगे सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र उत्तर प्रदेश। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र उत्तर प्रदेश में किस तरह से है। लगभग 4 दशक पूर्व उपग्रहीय सुदूर संवेदन तकनीक का प्रादुर्भाव हुआ है तथा अन्य विकसित देशों के साथ ही भारत में भी सुदूर संवेदन जैसी नवीनतम तकनीकी का उपयोग किया जाने लगा। वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्ण देश में अग्रणी स्थान प्राप्त करते हुए प्रदेश स्तर का प्रथम सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर उत्तर प्रदेश रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर उत्तर प्रदेश यूपी लखनऊ में स्थापित करने का निर्णय लिया। 14 मई 1982 में इस केंद्र की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश स्तर का पहला सुदूर संवेदन उपयोग किया। लखनऊ में इस आशय के साथ स्थापित किया गया है कि नवीनतम उपग्रहीय एवं वायवीय सुदूर संवेदन तकनीकी तथा पारस्परिक तकनीकों के समन्वय से प्रदेश के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों संबंधी अध्ययन किए जाए। अपनी स्थापना में तुरंत बाद से ही सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के समस्त प्राकृतिक संसाधन की उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के समस्त प्राकृतिक संसाधनों की समुचित खोज एवं सुनियोजित प्रबंध हेतु नवीनतम सुदूर संवेदन तकनीक द्वारा बहुमूल्य आंकड़े सृजित किए, जिससे प्रदेश शासन के विभिन्न उपयोगकर्ता विभाग लाभान्वित हुए एवं हो रहे हैं। संपूर्ण प्रदेश में भूगर्भीय प्राकृतिक संपदा की खोज, जल संसाधनों के सुनियोजित उपयोग हेतु समुचित अध्ययन, कृषि एवं मृदा भूमि उपयोगिता एवं नगरीय सर्वेक्षण, वन संपदा में बढ़ोतरी, प्रत्येक गांव स्तर तक पेयजल एवं कृषि योग्य जल उपलब्ध कराना तथा प्रमुख नदियों में बाढ़ की स्थितियों प्रदूषण न्यूनीकरण की दिशा में आंकड़े उपलब्ध कराना, इन सभी में सुदूर संवेदन उपयोगी है। अर्थात रिमोट सेंसिंग जिसे सुदूर संवेदन कहते हैं, इन सभी चीज़ों में उपयोगी है, क्योंकि ये पहले से ही कृषि में क्या कमी है इसका पता लगा सकता है, कहाँ पे भूस्खलन होने वाला है इसका पता लगा सकता है, कहाँ पे बाढ़ आने वाली है, इस सभी चीज़ों का पता लगा सकता है, इसलिए इन सभी चीज़ों में उपयोगी है। आगे देखेंगे इस केंद्र की प्रमुख गतिविधियां रही हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़ से प्रभावित इलाकों का चिन्हीकरण करके बाढ़ प्रभावित किसानों या संपत्ति मालिकों का मुआवजा राशि मुहैया कराने में भी केंद्र द्वारा ये अहम योगदान दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, भूजल के लिहाज में डार्क जोन में शामिल किए गए क्षेत्रों जैसे बुंदेलखंड, ललितपुर, झांसी जैसे अनेक क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग तकनीक के साथ भू भौतिक सर्वेक्षण या जियो फिजिकल सर्वे का उपयोग करके भूजल के संपन्न स्थानों का चिन्हीकरण का कार्य केंद्र द्वारा किया जाता है, जिससे कि हैंडपंप के लिए सही स्थान पर बोरिंग की जा सके। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा इस केंद्र के महत्वपूर्ण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 18 दिसंबर 2018 को मुख्य सचिव स्तर से शासनादेश निर्गत कर रिमोट सेंसिंग GIS, GPS एवं लिडार तकनीकों के उपयोग के लिए जाने वाले समस्त कार्य हेतु नोडल एजेंसी को नामित किया गया है। इस शासनादेश के पूर्व कतिपय नगरीय निकायों द्वारा उक्त कार्य उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, UPDESCO, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन आदि के माध्यम से अथवा सीधे कराया जाता है। उक्त शासनादेश आने के बाद UPDESCO द्वारा उक्त कार्य करना अब बंद कर दिया गया है तथा इस संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा कार्यालय आदेश 6 जून 2019 को निर्गत किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS किस प्रकार काम करता है। आपको बता दी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, भौगोलिक सूचना प्रणाली
GIS जिसका भाग होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है भौगोलिक सूचना तंत्र, अर्थात जो मैप होता है, मैप का निर्माण होता है, मैप में सारी चीज़ें दर्शाई गई होती है, उसी को कहा जाता है GIS। ये जो GIS है 2 शब्दों से मिलकर बना है, भौगोलिक एवं सूचना प्रणाली। संक्षेप में यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी भी भौगोलिक स्थान के संबंध में यथा आवश्यक वांछित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। संपत्ति कर के दृष्टिकोण से यदि इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो नक्शे में किसी भी स्थान को कंप्यूटर पर इंगित करके वहां स्थिति संपत्ति की संपत्ति कर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सूचनाएं अर्थात क्षेत्रफल, निर्माण का प्रकार, उपयोग की स्थिति, गत वर्ष के कर आरोपण व अदायगी की स्थिति इत्यादि तत्काल कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होना चाहिए। GIS कई अवयवों से मिलकर बना होता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि सॉफ्टवेयर एवं मानव शक्ति आती है। अर्थात GIS के उपयोग में लाने हेतु हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की व्यवस्था के साथ साथ इसके प्रयोग हेतु प्रशिक्षित मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। किसी भी एक अवयव के न होने पर यह कार्यशील नहीं होता है। GIS की सफलता के आंकड़ों का समायोजन, विश्लेषण, प्रबंधन एवं प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। इसकी सहायता से आंकड़ों से क्वेरी एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे कि किसी प्रस्तावित कार्य के लिए सूचना, जैसे कि यहाँ क्या स्थित है या विशेष सुविधाओं को कहाँ खोजें आदि, इस प्रणाली में समय समय पर आंकड़ों को अद्यतन करने तथा हार्ड कॉपी मैप बनाने की सुविधा में उपलब्ध होती है। आगे देखेंगे GIS कैसे काम करता है, इस पर आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। GIS कैसे काम करता है। किसी परियोजना को GIS तकनीकी से सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए प्राय निम्नलिखित चरणों में कार्य प्रबंध किया जाता है। पहला, परियोजना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न सूचनाओं का एकत्रीकरण। दूसरा, GIS सॉफ्टवेयर का चयन एवं क्रय। तीसरा, आवश्यकता के अनुरूप उपग्रहीय नक्शों का चयन एवं क्रय किया जाना। चौथा, उपग्रहीय नक्शों से ग्राउंड आर्थो मानचित्र तथा भूपत्रक प्राइमरी डेटा, जैसे कि नक्शे, मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र या भूपत्रक, उपग्रहीय तस्वीर एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त नक्शे को चयनित GIS सॉफ्टवेयर में आवंटित करने का कार्य। पांचवा, GIS सॉफ्टवेयर में आवंटित मानचित्र पर भू सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का समायोजन। अगला है, भौगोलिक स्थिति के सापेक्ष समायोजित आंकड़ों का सही स्थान पर प्रक्षेपण अथवा बैठाना। अगला है, आंकड़ों को GIS फाइल फॉर्मेट में कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में अथवा राज्य डाटा केंद्र अथवा क्लाउड पर सुरक्षित सेव करना। इस तरह से दिया गया है। GIS लेयर्स इस प्रकार से हैं: वास्तविक स्थिति, उसके भू प्रयोग, ऊंचाई, भूखंड, सड़कें, उपयोगकर्ता। आगे देखेंगे GIS की कमियां क्या है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। GIS की कमियां: पहला, जमीनी सत्यापन आवश्यक होता है। दूसरा, विशेषज्ञ प्रणाली की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिमोट सेंसिंग में सैटेलाइट के प्रकार बताइए। आप लोग बता दो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमोट सेंसिंग में सैटेलाइट के प्रकार बताइए। रिमोट सेंसिंग दूरस्थ स्थानों पर रिकॉर्डिंग, अवलोकन, समझ, संवेदन वस्तु या घटनाओं की गतिविधियों को संदर्भित करता है। रिमोट सेंसिंग में सेंसर वस्तु या घटनाओं के साथ सीधे संपर्क में नहीं होता है। जानकारी को एक हस्तक्षेप के माध्यम से वस्तुओं, घटनाओं से सेंसर तक यात्रा करने के लिए भौतिक वाहक की आवश्यकता होती है। रिमोट सेंसिंग दूरस्थ स्थानों पर रिकॉर्डिंग, अवलोकन, समझ, संवेदन वस्तु या घटनाओं की गतिविधियों को संदर्भित करता है। रिमोट सेंसिंग में सेंसर वस्तु या घटनाओं के साथ सीधे संपर्क में नहीं होता। जानकारी को एक हस्तक्षेप के माध्यम से वस्तुओं, घटनाओं से सेंसर तक यात्रा करने के लिए एक भौतिक वाहक की आवश्यकता होती है। इस तरह से चित्र दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण आमतौर पर रिमोट सेंसिंग में एक सूचना वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। रिमोट सेंसिंग सिस्टम का उत्पादन आमतौर पर दृश्य का प्रतिनिधित्व करने वाली एक छवि के रूप में देखा जाता है। छवि की उपयोगी जानकारी निकालने के लिए छवि विश्लेषण और व्याख्या आवश्यक है। मानव दृश्य प्रणाली इस सामान्य अर्थ में रिमोट सेंसिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग है, देखेंगे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कई सेंसर्स से लैस होते हैं। इसका मुख पृथ्वी की ओर होता है। वे पृथ्वी पर लगातार अनुमानित कक्षाओं में घूमते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी की सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में सेंसर पृथ्वी की सतह से सेंसर को अलग करने वाले वातावरण की एक परत से देखते हैं। इसलिए वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी से सेंसर तक यात्रा करने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण पर वातावरण के प्रभाव को समझना आवश्यक है। वायुमंडलीय घटक वेवलेंथ डिपेंडेंट
ऑब्जॉर्प्शन और विकिरण के बिखरने का कारण बनते हैं। ये प्रभाव छवियों की गुणवत्ता को कम करते हैं। छवियों के आगे विश्लेषण और व्याख्या के अधीन होने से पहले कुछ वायुमंडलीय प्रभाव को ठीक किया जा सकता है। दूसरा, ऑप्टिकल या इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग में ऑप्टिकल सेंसर पृथ्वी से रिफ्लेक्ट और स्कैटर्ड होने वाली सोलर रेडिएशन का पता लगाते हैं और अंतरिक्ष में कैमरे से ऊपर तस्वीरों की तरह छवियों को बनाते हैं। पानी, मिट्टी, वनस्पति, इमारतों और सड़कों जैसी विभिन्न सामग्रियों में विभिन्न तरीकों के विजिबल और इंफ्रारेड लाइट दिखाई देती है। सूर्य के नीचे देखे जाने पर उसके पास अलग अलग रंग और चमक होती है। ऑप्टिकल छवियों की व्याख्या के लिए पृथ्वी की सतह को कवर करने वाली विभिन्न सामग्रियों, प्राकृतिक या मानव निर्मित के स्पेक्ट्रल पृथ्वी में हस्ताक्षर के ज्ञान की आवश्यकता होती है। पृथ्वी से उत्सर्जित थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को मापने वाली इंफ्रारेड सेंसर भी है, जिससे जमीन या समुद्र की सतह का तापमान प्राप्त किया जाता है। अगला है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। इस पर ध्यान दीजिएगा। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो निष्क्रिय या सक्रिय माइक्रोवेव सेंसर लेते हैं। सक्रिय सेंसर इमेज किए गए क्षेत्रों को रोशन करने के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन के पल्सेस को उत्सर्जित करते हैं। पृथ्वी की सतह की छवियां जमीन या समुद्र से सेंसर में बिखरे माइक्रोवेव ऊर्जा को मापकर बनाई जाती है। इन सैटेलाइट्स में अपने लक्ष्य को उजागर करने के लिए माइक्रोवेव एमिट करने वाली अपनी फ्लैश लाइट होती है। इस प्रकार छवियों को दिन और रात हासिल किया जा सकता है। माइक्रोवेव के पास अतिरिक्त लाभ होता है क्योंकि वे बादलों में प्रवेश कर सकते हैं। जब पृथ्वी की सतह को ढकने वाले बादल होते हैं तब भी छवियां हासिल की जा सकती हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के क्रमिक विकास पर टिप्पणी कीजिए। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्राप्त करने का श्रेय डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को जाता है। अंतरिक्ष तकनीक के विकास में भारत ने क्रमिक रूप से कई उपलब्धियां प्राप्त की है। आज इसका उपयोग सुदूर संचार, दूरदर्शन प्रशासन, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण व प्रबंधन में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां अति उत्तम प्रकार की स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। इसका प्रमाण विश्वसनीय एवं उपयोग में लाए गए उपयुक्त उपग्रहों का निर्माण एवं संचालन है। भारत की प्रगति का प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल्स का निर्माण करके अंतरिक्ष कार्यक्रम में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली। ये उपग्रह मिशन की बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति। भारत द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुभारंभ सन 1972 में कब किया गया? सन 1972 में सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग, स्पेस कमीशन एवं अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS की स्थापना के साथ हुआ था। इसकी स्थापना के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम को अतिव्यापक बनाया गया, जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली, स्पेस लॉन्च सिस्टम, उपग्रहों के विकास तथा उपयोग को विशेष महत्व दिया गया। यह एक पूर्ण संगठित कार्यक्रम था जो विश्वसनीय अंतरिक्ष सेवाओं की व्यवस्था करता है। अंतरिक्ष विभाग DOS के अंतर्गत भारतीय अनुसंधान संगठन ISRO अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की योजना के विकास तथा इनको कार्यान्वित करने में मूलभूत भूमिका निभाता है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद तथा तिरुपति के पास स्थित राष्ट्रीय आयन मंडल, समताप मंडल तथा अधोमंडलीय रेडार सुविधाएं अंतरिक्ष विज्ञान की खोज में कार्य करती है। ये सभी अंतरिक्ष विभाग द्वारा संचालित होती है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA अंतरिक्ष आधारित सुदूर संवेदन सूचनाओं को उपयोगकर्ता तक पहुंचाती है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का क्रमिक विकास निम्न प्रकार से है। पहला है आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ की सहायता से 19 अप्रैल 1975 में पृथ्वी के कक्ष के नजदीक अंतरिक्ष में प्रेक्षित किया गया। दूसरा है भास्कर 1 का प्रक्षेपण 7 जून 1979 में, भास्कर 2 का प्रक्षेपण 20 नवंबर 1981 में रूस के इंटरकॉस्मोस रॉकेट की सहायता से किया गया था। इन पर एक दृश्य बैंड तथा दूसरा अवरक्त बैंड में कार्य करने वाली 2 टेलीविजन कैमरे तथा 3 आवृत्त निष्क्रिय लघु तरंग रेडियोमीटर लगे हुए थे। अगला है एप्पल एक भूतुल्यकालिक संचार उपग्रह है जिसे 19 जून 1981 में यूरोप अंतरिक्ष संस्था ESA के एरियोन प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसका उपयोग कई संचार कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए किया गया। अगला है रोहिणी क्रम के उपग्रह भारत द्वारा निर्मित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स SLV
3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किए गए। रोहिणी क्रम के 2 अन्य उपग्रह SROSS-C व S2 को क्रमशः 20 मई 1942 तथा 4 मई 1994 को भारत में निर्मित उपग्रह संप्रेक्षण यान ASLV द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अगला है साइट। यह एक प्रकार की अनुसंधान परियोजना थी जिसका उद्देश्य उपग्रह तकनीकी संभावनाओं का पता लगाना था। इस तकनीकों को संचार के क्षेत्र में प्रभावशाली बनाया गया। अगला है स्टेप। स्टेप को 1970 से 1979 के दौरान फ्रांस से जर्मनी सिम्फोनी उपग्रह की सहायता से संपन्न किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य घरेलू दूरसंचार तथा भूमि पर तकनीकी ढांचा तैयार करने के लिए भू-स्थैनिक उपग्रह प्रणाली का क्रियान्वयन पर अनुभव प्राप्त करना था। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम INSS, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संचार और दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादि कई विभागों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय दूरसंचार, आकाशवाणी व दूरसंचार का विस्तार एवं मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। INSAT क्रम भू-स्थैतिक उपग्रह है। INSAT-1A इसको 10 अप्रैल 1982 को कैप कारनवेल अमेरिका से छोड़ा गया, लेकिन 6 दिसंबर 1982 के बाद इसने कार्य करना बंद कर दिया। इसके बाद INSAT-2B को अगस्त 1983 में कैप कारनवेल से सफलतापूर्वक छोड़ा गया और इसके साथ ही भारत एशिया में बहुउद्देशीय उपग्रह छोड़ने वाला जापान तथा इंडोनेशिया के बाद तीसरा देश हो गया। INSAT-1C को यूरोपियन अंतरिक्ष संस्था द्वारा एरियन 3 रॉकेट की सहायता से 22 जुलाई 1988 में फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया। नवंबर 1989 को इसे अनुपयोगी घोषित किया गया। INSAT-1D को अमेरिका प्रक्षेपण पैड से 12 जून 1990 को छोड़ा गया। यह 17 जुलाई 1990 से उपयोग में आया। यह INSAT फर्स्ट श्रृंखला का चौथा एवं अंतिम उपग्रह था। इसके द्वारा दूरसंचार, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। INSAT-2 भारत द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह INSAT श्रृंखला को द्वितीय पीढ़ी का उपग्रह है। INSAT-2A को एरियन 4 रॉकेट की सहायता से 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया। उपग्रह INSAT-1 श्रृंखला से अत्यधिक शक्तिशाली श्रेणी का था। इस क्रम में INSAT-2B स्वदेशी तकनीक से निर्मित था। इसका 6 जुलाई 1993 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। INSAT-2B निरंतर क्रियाशील है। 4 जून 1997 को भारत ने अपने ही देश में निर्मित 2079 किलोग्राम का INSAT-2D को बाह्य अंतरिक्ष में स्थापित किया। INSAT-2D में बुनियादी टेलीफोन सुविधा तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए 23 ट्रांसपोर्ट्स लगे थे। इसी श्रृंखला के 5वें उपग्रह INSAT-2E को भारत ने 3 अप्रैल 1999 को छोड़ा। तालिका INSAT क्रम के उपग्रहों की कक्षीय विशेषताएं। पहला ऊंचाई 3600 किलोमीटर, प्रकृति भू-स्थैतिक, पुनरावृत्तिक प्रसार 3 घंटे, संवेदक VHRR, विभेदन 275 किलोमीटर, स्पेक्ट्रल बैंड 0.75 से 0.75 माइक्रोमीटर, 10.5 से 12.5 माइक्रोमीटर।